हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 11 और आज डेट है 3 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटी। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटी। आज की वर्कशीट की वीडियो अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटी। कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है बेटा? हिंदी में हम जिसको बोलते हैं तुलना करना, आपस में कंपेयर करना। कंपेयर वर्ड तो आपने सुना होगा ना। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रॉबेरी 20 ग्राम की है, एप्पल जो है 200 ग्राम का होता है, स्पीड ऑफ साइकिल 10 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ कार जो है 50 किलोमीटर पर आवर है। इसी तरीके से आप और भी चीज़ें कंपेयर करते हैं ना। आपकी कॉपी का साइज़ कंपेयर कर सकते हैं कि मेरे रजिस्टर का साइज़ छोटा है, तेरे रजिस्टर का साइज़ बड़ा है। इस तरीके से हम चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं। तो जब भी हम अपनी डेली लाइफ में चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम किस चीज़ का ध्यान रखते हैं? तो चलो यहाँ पढ़ लेते हैं हम। इन आवर डेली लाइफ वी जनरली कंपेयर टू क्वांटिटीज। डूइंग सो वी कैन फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज अदर। पहली क्वांटिटी या फर्स्ट क्वांटिटी जो है दूसरी क्वांटिटी से कितनी कम या ज़्यादा है, इसी के लिए हम कंपेयर करते हैं। सो वेन एवर वी कंपेयर फॉर दिस वी यूज़ रेशो टू कंपेयर द क्वांटिटीज। हम नंबर्स को कंपेयर करने के लिए रेशो का यूज़ कर सकते हैं। व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटी द यूनिट्स मस्ट बी सेम। अब यूनिट मस्ट बी सेम का क्या मतलब है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। इसका मतलब मान लीजिए आप कंपैरिजन कर रहे हैं टू कॉपीज़ में, जैसे आपका रजिस्टर और किसी आपके फ्रेंड का रजिस्टर, तो वो तो आपको पता ही है बेटा, एक छोटा हो सकता है एक बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें आपके रजिस्टर में और एक छोटी सी जो नोटबुक होती है उसमें, एक रजिस्टर हो और एक नोटबुक हो, तो क्या ये कंपैरिजन सही होगा? नोटबुक तो हमेशा छोटी सी होती है जो हमारी छोटी कॉपी आती है, और रजिस्टर हमेशा हमें बड़ा ही मिलता है, तो यहाँ पर तो कंपैरिजन ठीक नहीं होगा। इसी तरीके से बेटा अगर एक स्टूडेंट है जो सेकंड क्लास में पढ़ता है, ठीक है, एक स्टूडेंट है जो सेकंड क्लास में पढ़ता है, सेकंड ए में, और एक स्टूडेंट है जो 7th ए में पढ़ता है, क्या इन दोनों की स्टडीज़ का कोई कंपैरिजन हो सकता है, सेकंड वाले की और 7th वाले की? नो। तो इसी तरीके से बेटा जब भी हम कंपैरिजन करते हैं किसी दो क्वांटिटीज़ का तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यानी अगर दो स्टूडेंट्स की स्टडीज़ का कंपैरिजन हम यहाँ पे करें तो दोनों स्टूडेंट सेम क्लास में होने चाहिए। अगर एक 7th ए में है तो दूसरा भी 7th ए में ही हो, या फिर 7th बी में भी हो सकता है, लेकिन क्लास सेम होनी चाहिए। नाउ द रेशियो का जो सिंबल है, द सिंबल ऑफ द रेशियो इज दीज टू डॉट्स। जैसे आप प्लस माइनस बोलते हैं, जैसे हम प्लस या माइनस बोलते हैं तो आपके माइंड में आता है ना प्लस का साइन ये है, माइनस का साइन ये है। इसी तरीके से बेटा जब हम रेशियो बोलेंगे तो रेशो का साइन क्या होगा? इस तरीके से हम दो डॉट्स लगा देते हैं एक के नीचे एक। दिस इज द साइन ऑफ रेशो। एंड रेशो डज नॉट कंटेन एनी यूनिट। रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, ना वो सेंटीमीटर में होगा, ना मीटर में, ना लीटर में, ना किलोलीटर में, क्योंकि रेशो के लिए जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम एक तरीके से डिवीजन करते हैं, तो डिवाइड करते समय वो दोनों यूनिट्स कैंसिल हो जाती हैं। अब इसके आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है इक्विवेलेंट रेशोज। व्हाट आर इक्विवेलेंट रेशोज? चलो पढ़ लेते हैं। डिफरेंट रेशोज कैन बी कंपेयर्ड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू लाइक फ्रैक्शंस। If two fractions are equal, we say that the ratios are equivalent. Ratio कुछ हमें फ्रैक्शंस की याद दिलाता है। फ्रैक्शंस कैसे होते हैं? जैसे देखो 1/2। इसी तरीके से एक फ्रैक्शन में और लिख सकती हूँ 2/4। एक फ्रैक्शन में और लिख सकती हूँ दिस इज 3/6। अब 2/4 और 3/6 तो भी वो भी तो देखो 1/2 है। 2 1s are 2 and 2 2s are 4, 3 1s are 3 and 3 2s are 4। तो ये जो तीनों फ्रैक्शंस हमने पढ़े 1/2, 2/4 and 3/6, these three are called equivalent ratios, क्योंकि यहाँ पर बेटा इनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो बिल्कुल सेम है। सो दैट इज वाई these ratios are equal and they are called equivalent ratios। अब इसके बाद जो आगे का हमारा वर्कशीट है उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ आगे की वर्कशीट में देखिए बेटा क्या बोला गया है। फाइंडिंग रेशो इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड टू कंपेयर एनी टू क्वांटिटीज। कभी भी दो क्वांटिटीज को हमें कंपेयर करना हो तो हम उसको रेशो की फॉर्म में इजीली कंपेयर कर सकते हैं। एंड रेशो ऑफ टू क्वांटिटी इज जनरली, और वी नो दैट इज अ काइंड ऑफ अ फ्रैक्शन। सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखो क्या बोला हुआ है, रेशो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर्स हमें फाइंड करना। तो अभी अभी हमने पढ़ा था ना कि रेशो निकालने के लिए यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट का मतलब यहाँ पर देखो एक दे रखा है किलोमीटर और एक दे रखा है मीटर्स, तो ये तो सेम नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था एक सेकंड ए का स्टूडेंट हो और एक 7th क्लास का स्टूडेंट हो, क्या उसकी स्टडीज में कोई कंपैरिजन हो सकता है? नहीं, दोनों सेम होने चाहिए। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पर ये किलोमीटर है ये मीटर है, तो इनको सेम करना पड़ेगा। हमें ऑलरेडी पता है कि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर्स के। तो 3 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स हो जाएंगे? 3 किलोमीटर्स में हो जाएंगे 3000। तो यहाँ लिखा ना 3 × 1000
तो 3000 का रेशो अब हमें निकालना है 300 से। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है बेटा, रेशो निकालने के लिए जो टर्म पहले लिखी गई होती है उसको हम हमेशा न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो 3 किलोमीटर का मतलब हो गया था यहाँ पे 3000 और 300 बाद में था तो उसको हम नीचे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3000/300, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 30/10 बचेगा, 30 और 10 को कट कर दो, 3 1 जा 3 एंड 3 10 जा 30। तो हमारे पास क्या नंबर बच गया, 10 ऊपर और 1 नीचे। सो हमारा रेशो बन गया 10:1। अब इसके बाद यहाँ पर जो टेबल बेटा यहाँ दे रखी है, ये वाली टेबल, दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको याद करनी है, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर एंड 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। तो ये सारी आपको याद होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सके। अब एक चीज़ और देखिए यहाँ क्या लिखी गई है, कीपिंग थिंग्स इन प्रोपोर्शन। हमें चीज़ों को प्रोपोर्शन में भी रखना पड़ता है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जब भी हम फ्लैग बोलते हैं, फ्लैग आर ऑलवेज मेड इन फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो नेशनल फ्लैग छोटा बने या बड़ा बने, उसकी लेंथ और ब्रेथ हमेशा फिक्स्ड होती है जो कि प्री डिसाइडेड है। ठीक है, तो यही होता है प्रोपोर्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं जो एग्जाम्पल के नीचे सॉल्व करके हमें दिया गया। देखो क्या बोला गया, इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। अगर 6 स्टूडेंट्स लैब में जाते हैं तो उनको 3 कंप्यूटर्स अलॉट हो जाते हैं। हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 सच स्टूडेंट्स। अगर 24 स्टूडेंट्स लैब में चले जाएं तो उनको कितने कंप्यूटर मिल सकेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 6 स्टूडेंट्स नीड और द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 6 स्टूडेंट इज 3। 6 बच्चे अगर जाते हैं तो उन्हें 3 कंप्यूटर्स पे बैठने को मिल जाता है, 2-2 के ग्रुप्स बैठ सकते हैं ना। अगर मान लो सिर्फ एक स्टूडेंट जाता तो उसको कितने कंप्यूटर्स पे बैठने को मिलता है, यानी उसके लिए कितने कंप्यूटर अवेलेबल होते, हम लिखेंगे 3/6। अब लेकिन मेरे पास टोटल स्टूडेंट कितने थे, 24 स्टूडेंट्स। तो 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने अवेलेबल होंगे, 3/6 को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 3 और 6 एक ही टेबल में आते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। ठीक है, अब 2 और 12 भी काट सकते हैं, 2 1 जा 2 और इसको कट करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी हमारा फाइनल आंसर आ गया 12। अगर 12 स्टूडेंट्स जाएंगे तो उनको 24 स्टूडेंट्स जाएंगे तो उनके लिए 12 कंप्यूटर्स लैब में अवेलेबल होंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बेटा क्या बोला, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज 570 lakhs एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज 1660 lakhs। एरिया ऑफ राजस्थान इज 3 lakh square kilometer and area of UP is 2 lakh square kilometer. How many people are there in पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ द स्टेट्स एंड विच स्टेट इज़ लेस पॉपुलेटेड। तो हमें बताना है सबसे पहले कि फर्स्ट पार्ट में कि कितने लोग पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं दोनों स्टेट्स में, और उसके बाद कौन सी स्टेट लेस पॉपुलेटेड है। तो हमें पता है राजस्थान की जो पॉपुलेशन है वो दे रखी है 570 lakhs और जो एरिया ऑफ राजस्थान है वो है 3 lakh किलोमीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर निकालने के लिए हमें इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। 570 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 190 लाख। कैसे आया, 570 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 190 लाख आ गया। इसी तरीके से बेटा यूपी के लिए आपको खुद निकालने को बोला तो चलो यूपी के लिए निकाल लेते हैं। यूपी की जो पॉपुलेशन है वो कितनी थी, 1660 और कितनी इसकी जो एरिया था, एरिया कितना था, 2 था, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पर जब हम स्क्वायर लाख किलोमीटर और ये कट कर देंगे बेटा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगी लाख में आंसर। तो चलो कट कर लेते हैं 1660 को, तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 एंड 0। तो हमारे पास आंसर आ गया 830 लाख जो पीपल हैं वो होंगे पर किलोमीटर स्क्वायर में यूपी में। सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया था विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। तो कौन सी लेस है, देखो एक में 190 लाख पीपल रहते हैं पर किलोमीटर में, एक में 830 लाख रहते हैं। तो किस में कम रहते हैं, सेकेंड पार्ट जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी, जो हमारा आंसर है यूपी के लिए ज़्यादा है ना, तो हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो गया, राजस्थान में कम लोग रहते हैं। वेरी इजी टू डू। अब इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लेट्स प्रैक्टिस का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, फाइंड द रेशो ऑफ ₹5 to 50 पैसा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे यूनिट्स तो अलग अलग है, एक रुपीज़ में दे रखा है, एक पैसे में दे रखा है। तो रेशो निकालने के लिए जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट नंबर था यानी जो ₹5 था उसको मैं ऊपर लिखूंगी और 50 पैसा को नीचे लिखूंगी। लेकिन ऑलरेडी मुझे पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। भी मैंने आपको बोला था ना, वो टेबल याद कर लीजिए। अगर 1 रुपये में 100 पैसे हो तो 5 रुपये में कितने होंगे, 5 × 100। तो 5 × 100 पैसा में कन्वर्ट हो गया और 50 तो नीचे
पैसा में था ऑलरेडी, तो देखो यूनिट सेम हो गई। अब रेशो हम लिख सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 से 5 ये वाला कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 10 और नीचे बचेगा 1। सो हमारा रेशो क्या आ गया फर्स्ट पार्ट के लिए 10:1। अब देखो पैसे और पैसे दोनों ऊपर और नीचे दोनों यूनिट सेम थी ना, तो यूनिट्स तो कैंसिल हो गई। इसीलिए हमने बोला था स्टार्टिंग में कि रेशो इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि सेम यूनिट्स जब हम ऊपर नीचे लिखते हैं तो वो कैंसिल हो जाती है। सेकंड पार्ट में देखो रेशो किसका फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 15 kg का टू 210 ग्राम। तो 15 kg ऊपर लिखा जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट नंबर होता है वो ऊपर लिखा जाता है, सेकंड नंबर नीचे लिखा जाता है। तो 15 kg का मतलब अब 1 kg में 1 ग्राम में है तो मुझे चेंज करवाना पड़ेगा। 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं आपको याद है ना, 1000 ग्राम्स होते हैं। तो 15 kg में कितने होंगे 15,000 ग्राम। वेरी इजी, 15 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे तो 210 ग्राम्स था ही ऑलरेडी, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। अब इसके बाद कट करो, देखो 3 के टेबल में जब आप इसको कट करेंगे बेटा 3 के टेबल से, तो 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15, तो 500/7 आ जाएगा, दोनों जीरो इसी के साथ आ जाएंगे और रेशो क्या आ जाएगा 500:7, क्योंकि आगे के तो नंबर कट नहीं रहे हैं। अब थर्ड पार्ट में देखो बेटा क्या बोला हुआ है, 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से रेशो निकालना है। अब 1 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में फिर से चेंज करना पड़ेगा, तो याद करो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते थे 100 सेंटीमीटर, ठीक है 1000 नहीं होते 100 होते हैं, याद रखना है। तो 9 मीटर में कितने हो गए, अगर 1 में 100 है तो 9 का मतलब 9 में हो जाएंगे 900, 9 × 100 और नीचे क्या था 27। अब 9 और 27 फिर से देखो 3 के टेबल में आते हैं और 9 के टेबल में भी तो आते ही है, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। अब 100 और 3 तो नहीं कटेंगे, 100 ऊपर रहेगा 3 नीचे रहेगा, तो हमारा रेशो कितना आ गया 100:3। वेरी गुड। अब इसके बाद देखो लास्ट पार्ट जो है फोर्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, वहाँ क्या बोला हुआ है 30 डेज का रेशो आपको निकालना है 36 आवर्स से। तो चलो लिख लेते हैं 30 डेज ऊपर लिख लेते हैं, और जो सेकंड टर्म है, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमेशा ऊपर लिखते हैं सेकंड वाली टर्म नीचे लिखते हैं, तो नीचे आ जाएगा 36 आवर्स। अब डेज यानी 1 डे में कितने आवर होते हैं ये आपको पता है ना, 1 डे में कितने, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में घंटे होते हैं 24। तो यानी 30 डेज में कितने होंगे 30 × 24 और नीचे क्या आ जाएगा 36, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद देखो 24 और 36 दोनों के ही नंबर 12 के टेबल में आते हैं ना, 12 2 ज़ा 36 और 12 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24 एंड 12 3 ज़ा 36। अब 3 और 10 भी एक ही टेबल में आते हैं, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 10 ज़ा 30। अब ऊपर देखो क्या नंबर्स बच गए, 10 और 2 बचा, दैट इज 20/1। तो यानी हमारा रेशो का आंसर आ गया 20:1। वेरी इजी। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कैन यू गिव एनी अदर एग्जाम्पल वेयर वी यूज प्रोपोर्शन इन अवर डेली लाइफ। क्या हम कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, क्वेश्चन नंबर 2 हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पर हम प्रोपोर्शन का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम चीज़ों को फिक्स क्वांटिटी में डालते हैं किसी। तो आप याद कीजिए जब आपकी मम्मी खाना बनाती हैं फॉर कुकिंग फूड, तो उस टाइम पे हर चीज़ प्रोपोर्शन में डालती है ना, कि कितनी सब्जी में कितना नमक डालना है। फॉर कुकिंग फूड लिख देते हैं एग्जाम्पल, कितनी सब्जी में कितना नमक डालना है, कुछ मीठा बना रही है तो उसमें कितना मीठा डालना है, पानी कितना डालना है, तो ये सब क्या है प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से जब आप ड्राइंग करते हैं और एक पर्टिकुलर कलर बनाना होता है, तो आप डिसाइड करते हैं ना कि कितना प्रोपोर्शन ऑफ कलर एक डालें और दूसरा कलर डालें ताकि वो सही कलर हमारा बन जाए। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे एक और एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा कि आप डेली लाइफ में प्रोपोर्शन कहाँ यूज़ करते हैं। तो आज की वर्कशीट में बेटा हमने कंपेयरिंग क्वांटिटी के लिए रेशोज निकालना सीखा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।